हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे रेवेन्यू फॉर द कंपनी के बारे में। कंपनी जो थी वो दीवान बन गई। दीवान कैसे बनी? जब उसको दीवानी राइट्स मिल गए बॉब में, बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार थ्रू बैटल ऑफ बक्सर 1765। किससे लड़कर? शाह आलम टू और उसकी फोर्सेस के साथ लड़कर। लेकिन अभी भी कंपनी अपने आप को एक ट्रेडर के तौर पर मानती थी, यानी कि इनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट जो था, इट वॉज बेसिकली इकोनॉमिक इन नेचर। याद है हमने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि शुरू शुरू में कैसे भी करके पॉलिटिकल पावर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी आ गई थी कि जब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था डेट कंपनी बिकेम नवोब्स। याद है ये वाला टर्म? है ना? यानी कि शुरू शुरू में इनका इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं था, ये इसमें ही रहना चाहते थे। क्योंकि इनको फायदे क्या थे अब वो देखते हैं। इनको फायदा ये था, इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट दे वर अनविलिंग। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे ऐसा कि वो एक रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट और एक कलेक्शन जो है उसको सेटअप करें। यहां पर इनकी थोड़ी सी आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करो। रेवेन्यू बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन एक रेगुलर सिस्टम जो हो कि जिससे असेस कर सके कि यहां से इनकम आनी ही आनी है, यहां से कलेक्शन आना ही आना है। दे वर अनविलिंग टू सेटअप दिस। अब आप ये सोचकर देखो, ये थोड़ा सा इडियोटिक नहीं लग रहा सुनने में शाइनी? कि मतलब मैं एक लार्ज रेवेन्यू इनकम बनाने का एक प्लान बना रहा हूं, लेकिन जिन जिन सोर्सेज से मुझे रेगुलरली इनकम कॉन्टिन्यूस तरीके से आ सकती है, मैं ऐसे सिस्टम को सेटअप नहीं करना चाह रहा। ये इसलिए क्योंकि इस रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट और कलेक्शन को सेटअप करने के लिए सुगंधा पैसे लगेंगे, कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, अगेन उनको सैलरी देनी पड़ेगी। है कि नहीं ऐसा? ये सब कुछ बताओ अर्पित। तो ये पता है क्या चाहते थे? सिर्फ हमारे पास इनकम ना आती ही रहे, आती ही रहे, आती ही रहे और आती ही रहे। ये किसी भी वजह से, किसी भी डायरेक्शन से बस ये इनकम एक रुपया भी बाहर ना निकले। और इसका एक ठोस रीजन बस यही है, जो कि प्रीवियस चैप्टर में आपको पता होगा। अपने लिए कुल मिलाकर अगर हम बोले तो रिटायरमेंट प्लान बनाने का सोच रहे थे ये लोग, यूके में वापस जाने का। तो एक एक रुपया मतलब इनके लिए इंपॉर्टेंट था। ये जरूर चाहते थे कि अपना रेवेन्यू जितना बढ़ा सके उतना बढ़ा सके, वो उतना बढ़ा सके जहां से भी बढ़ सके। और ये उस टाइम पर फाइन क्वालिटी का कॉटन और सिल्क खरीदा करते थे, कपड़ा जितना चीपली हो सके उतना चीपली पॉसिबल। 5 साल के अंदर अंदर ये एक्टिविटी, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी करते करते जो वैल्यू थी इनके गुड्स की, जो कि कंपनी के द्वारा खरीदी जाती थी बंगाल में, वो डबल हो गई। खरीदने की जो मतलब वो थी, जितने का ये माल खरीदते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 रुपए का खरीदते थे, अब 1 लाख रुपए का खरीदने लगे। फायदा हो रहा होगा तभी तो खरीद रहे हैं। 1765 से पहले, 1765 में क्या हुआ था? बक्सर, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर से पहले कंपनी जो थी वो गुड्स खरीदती थी इंडिया में, गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट करके ब्रिटेन से। मैंने आपको एक टर्म बताई थी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, आपको याद है ये टर्म? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या होती है इसमें अगर ये याद है तो? पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी मैंने जिक्र करा था इस बात का, और इकोनॉमिक्स में भी करा था मैंने जिक्र इसका। क्या था ये? कंपनी रॉ मटेरियल्स का, हाँ चीप, हाँ चीप रेट पर रॉ मटेरियल हमसे खरीद खरीद कर जो प्रोडक्ट्स जो हैं ब्रिटेन में जाकर जो बन रहे हैं, उसको हाई प्राइस पर सेल करना, जिनके प्राइस काफी हाई होंगे इंडिया के अंदर। अब पहले गोल्ड और सिल्वर से
उनके माध्यम से जो कि ब्रिटेन में आता था, ये काफ़ी ज़्यादा गुड्स इंडिया में खरीदते थे। लेकिन हमने कुछ चैप्टर पहले एनसीईआरटी में, कुछ टॉपिक पहले पहले दूसरे चैप्टर में इस बात को रिजॉल्व करा था शाइनी, अगर आपको याद हो। जब इनको ये टेरिटरीज मिलती चली गई, जैसे याद है जब कालीकटा का गांव मिला था और ये सब मिला था बंगाल की चीजें, तो इन्होंने बोल दिया क्वीन को कि मैडम अब मत भेजो गोल्ड सिल्वर, कोई जरूरत नहीं है, हम निकाल लेंगे रेवेन्यू, बल्कि आपको एक्स्ट्रा देंगे अब तो। क्यों क्यों करते थे शाइनी ऐसा? ये इन्होंने गोल्ड सिल्वर रेवेन्यू जो ब्रिटेन से आता था खरीदने के लिए क्वीन को कहकर, मोनार्क को कहकर क्यों बंद करवा दिया? इनको तो फायदा ही था, लेकिन क्यों बंद करवा दिया? भूल गए? नहीं वो तो चलो ठीक है, लेकिन शाइनी क्या हो गया था ऐसा, बताओ? भूल गए? इनको अपना चार्टर रिन्यू नहीं करवाना पड़ता था शाइनी, भूल गए? तो जितने पैसे बचाकर, बल्कि एक बार बताओ, मैं अगर आपसे ये कहूं कि शाइनी तुम इतने पैसे बचा लो, ये कर लो, और बल्कि हम यहां से और रेवेन्यू निकाल सकते हैं, तो तुम तो खुश रहोगे। तुम जिस जगह पर रह रहे हो, तुम्हारे तो फिर और महीने रहने की वहां पर परिस्थितियां और बढ़ गई हैं, फिर तो तुम्हारे अनुकूल हो गया सब कुछ, तुम्हारे क्योंकि पैसे बच रहे हैं। तो चार्टर रिन्यू करके तो वही देगा ना। डर हर टाइम पर इनको एक डर क्या से आता था कि चार्टर किसी और ईस्ट इंडिया कंपनी को ना मिल जाए। आपको पता ना, बड़ी सारी प्राइवेट कंपनियां थी ब्रिटेन की आई हुई, हर एक कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग नाम दे सकते हैं, राइट? लेकिन एक ग्रुप ऑफ 24 जो डायरेक्टर्स थे, क्या बोला जाता है उनको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनके द्वारा बनाई गई वो एक प्राइवेट कंपनी थी। अब जो इनको बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में अर्पित जिसमें जो दीवानी मिल गई ना, तो उसकी वजह से आशिमा हुआ क्या, रेवेन्यू अच्छा खासा कलेक्ट हो जाता था बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा। तो यहां पर सिर्फ बंगाल लेकर रखा है, लेकिन हम शाइनी जानते हैं ना, बॉब मिला था इनको बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब वो इनफ था, जो भी ये गुड्स खरीदते थे ना, उसको खरीदने के लिए भी और एक्सपोर्ट करने में जो भी इनका पैसा वगैरह जो भी लगेगा, कुल मिलाकर अच्छा खासा इनका ट्रेडिंग एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंगाल से आए हुए रेवेन्यू से फाइनेंस हो जाती थी, बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा। सून इट वॉज क्लियर डैड। अब जब एक बात बताओ, तिजोरियां जब पूरी किसी की खोल दी जाए और जब आपको बोल दिया जाए कि इसमें से पूरा का पूरा माल निकाल लो, जो चीज हमारी मेहनत की कमाई हुई नहीं है या हमने मेहनत से कमाना नहीं सीखा, तो हमें क्या कभी मयूर करदर रहेगी उस चीज की? अंधाधुंध नहीं लुटाएंगे। हम में से अगर किसी को यह पता लग जाता है, एक बात बताना, कि हमारे दादा परदादा या पिताजी के पास 90,000 करोड़ रुपीस हैं, तो सुगंधा एक बात बताओ, ये एनसीईआरटी में घिस रहे होते क्या आप अपने आप को, या कोई भी? बहुत कम चांसेस है इस बात के, बहुत कम, कि उसके बाद कोई बंदा तैयारी करे। अंबानी के बच्चे को कभी सुना है कि यूपीएससी का एग्जाम दिया उन्होंने शाइनी? तो soon it was clear that बंगाल इकोनॉमी was facing डीप क्राइसिस, इसी वजह से इन्होंने, क्योंकि यहां का पूरा रेवेन्यू को ड्रेन कर दिया था। आर्टिसंस कौन होते हैं? कारीगर। वो गांव को छोड़ छोड़कर जा रहे थे बिकॉज इनको फोर्स करा जा रहा था, मतलब फोर्स करा जा रहा था। देखो जो गांव इन्होंने अपना लिए, जैसे याद है 3 विलेजेस को मिलाकर कलकत्ता बनता था, याद है शायनी, जिसमें से कालीकटा गांव वगैरह भी थे। और अब तो इन्होंने सिर्फ बंगाल को कब्जा ना करके बिहार और उड़ीसा को भी कर लिया, और नीचे मद्रास है, और वेस्टर्न साइड में बॉम्बे भी पड़ा हुआ है, और भी ना जाने कितनी अन्य टेरिटरीज इनके पास हैं, है ना? तो ये लोग ना कारीगरों को एक गांव में फोर्स करते थे कि तुम अपने जो गुड्स हैं, जो भी तुम बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, कारीगरी करते हो, वो हमें सेल करो एट लो प्राइसेस। अब जो पीजेंट थे वो अपना कर्जा जो थे वो चुका नहीं पा रहे थे, दे वर अनेबल टू पे देयर ड्यूज, जो कि उनसे डिमांड करा जाता था या उनसे जो बोला जाता था, उनको अपना गुजारा भी तो देखना है। तो इसकी वजह से आर्टिजन्स जो थे कहीं तो अपने प्रोफेशन को छोड़कर भाग गए, जिसकी वजह से आर्टिसनल प्रोडक्शन जो थी उसकी डिक्लाइन देखने को मिली हमें। और पीजेंट जो थे वो खेती बाड़ी छोड़कर भाग गए,
कईयों ने तो इनकी वजह से सुसाइड भी कर लिया, अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब लोग दब कर रह गए, पीजेंट रिवोल्ट्स भी होंगे अभी, और भी तरीके के रिवोल्ट्स होंगे। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो थी, इट शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। जब खाना नहीं रहेगा, जब कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होगी, देश के सारे किसान, या चलो सारे किसान ना क्या क्या हम बोल दें, देश के उन कोनों से जहां से सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता है, अगर वो कोलैप्स कर जाएं, जहां पर खेती बाड़ी करने से किसान भाई मना कर दें, क्या ऐसा नहीं होगा? हम ऐसा नहीं कहेंगे शाइनी, पॉपुलेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ते चली जा रही है, लेकिन जो फूड है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन होता चला जा रहा है। क्या ये मिसमैच नहीं हो गया इनके बीच में? और इसकी वजह से परिणाम स्वरूप निकला क्या? 1770 में एक बहुत भयंकर अकाल आया, फेमीन आया, जिसमें लगभग सिर्फ बंगाल के रीजन में, सिर्फ बंगाल के रीजन में 10 मिलियन लोग मर गए, और लगभग एक तिहाई पॉपुलेशन वाइप आउट हो गए। हाँ सॉरी, 1 करोड़, 1 मिलियन 10 लाख होता है, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। हाँ जी, 1 करोड़ लोग मर गए, एंड 1/3 पॉपुलेशन वॉज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। अब क्या होता था, जो पीजेंट्स और आर्टिसंस थे ना, गांव में आज भी मेले लगते हैं बहुत सारे राज्यों में। यूपी में कई सारी जगह पर अर्पित मेले लगते हैं गांव में, एमपी में लगते हैं, और इन सबको एक चीज कहा जाती है, लोकल भाषा आप सबने सुना ना, नुमाइश कहते हैं इनको, बहुत सारे राज्यों में नुमाइश लगी है ना, है ना? हमारे यूपी में यही, एमपी में यही बोलते हैं, अर्पित, है ना? तो अब ये लोग क्या करते थे, जैसे हमारे यहाँ मेलों में हमको क्या देखने को मिलता है कि कोई भी कारीगर वगैरह अपने कप बनाकर लाए हैं, कोई टेराकोटा की कोई चीज़ें बनाकर लाए हैं, कुछ भी एक चीज़ बनाकर लाए हैं, वो मेलों में बेच रहे हैं वो चीज़। मेले जनरली क्या होता है कि सस्ते होते हैं, और अब क्या होता है कि गांव में बड़ी सारी वहाँ पर फेस्टिविटीज़ करने के लिए रेगुलर कुछ फेस्टिवल्स और सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट तो होते नहीं हैं, तो लोग मेला जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं कि कोई वहाँ पर जैसे मेलों में बहुत सारे, आप लोग, मुझे नहीं पता कि जानते होगे कि नहीं जानते होगे, अर्पित पक्का जानता होगा, मौत का कुआं का नाम सुना होगा अर्पित? मौत के कुएं तो बाइक चलती है ना? लेकिन आप में से मेरठ में भी होता है, मैं इसलिए मतलब वही उन्हीं उन्हीं लोगों से बात मैं कर रहा हूँ रिलेट करके, जिन्होंने मेले जनरली देखे हैं। आप लोग ग्वालियर चलोगे मेरे साथ, मैं आपको मेले दिखाऊंगा, मौत का कुआं वगैरह दिखाऊंगा। होता क्या आशिमा, शाइनी, एक बहुत बड़ा ऐसा वेल होता है, आस पास उस पर बाइकर्स ना चारों तरफ बाइक चलाते हैं ऊपर की तरफ, बिना जमीन को टच करे। ऐसी बड़ी सारी मेलों में कुछ कुछ ऐसे जादू का खेल दिखाते हैं, बंदरों का नाच दिखाते हैं, सस्ता आइटम आता है वो बिकता है, खाने पीने की चीज़ें, सॉफ्टी, पॉपकॉर्न वगैरह ये सब बिकता है। मतलब काइंड ऑफ जैसे शहरों में जैसे दिल्ली हाट वगैरह नहीं होते जैसे अपने मयूर यहाँ पर, लेकिन उनसे एक मतलब रौनक काफ़ी ज़्यादा होती है ऐसे। अब लेकिन अगर हम ये वाली बात ना 1770 की साल की करें, या 65 की साल की, 1760s 70s 80s, अगर हम ऐसी बात करें 18th सेंचुरी में, तो वीकली मार्केट्स लगते थे। और ऐसी एक वीकली मार्केट का हम लोग जिक्र करते हैं, बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में लगता था वीकली मार्केट। यहाँ पर जो किसान लोग थे ना, और जो कारीगर लोग थे, ये गांव से आते थे रेगुलरली और वीकली बाजारों में, और इन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हुए आज के ज़माने में आशिमा, मयूर, दिल्ली में जो ये लगते हैं ना, ये इसी के बेसिस पर लगते हैं कि लोगों को एक एक्सपेक्टेशन होती है कि पूरे हफ्ते की चीज़ें जो हैं वो सस्ते रेट पर और कम रेट पर और भाव कम लगाकर बल्क में हम लोग खरीद लें। मंगल बाजार, बुध बाजार, शनि बाजार, शुक्र बाजार, बृहस्पति बाजार, ये सारे के सारे इसी की मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो लेगेसी हैं। तो यहाँ पर ये लोग इन वीकली मार्केट्स में आते थे, जिनको उस टाइम पर हाट बोला जाता था, अपने गुड्स एंड गुड्स को बेचने के लिए, और जो भी उनको चाहिए होता था उसके बदले वो चीज़ खरीदने के लिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि बार्टर सिस्टम भी यहां पर एग्जिस्टेंस में देखने को मिलता था। आपके पास जो सामान है वो दे दो और सामने से वो सामान ले लो। ऐसा हर जगह, मैं ये नहीं कह रहा कि इन हार्ट्स का नेचर बार्टर एक्सचेंज ही होता था, सिर्फ ये ही नहीं होता था कि मतलब दिस इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज वीकली मार्केट्स, नहीं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बार्टर exchange was witnessed in these weekly markets। लेकिन
जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ ना बंगाल में, ये वीकली मार्केट काफ़ी ज़्यादा सफ़र करी, क्योंकि जब फोर्सफुली आप किसानों को और कारीगरों को फोर्स करोगे कि ये जो गुड्स हैं अपने हमें इस रेट पर बेचो, तो फिर उनके पास इन वीकली मार्केट्स में ले जाने के लिए कुछ रहा ही नहीं। ये चीज़ समझ में आई आपको? अब इनको इतना समझ में आ गया कि यार हम एक टेरिटरी पे रूल करने आए हैं, हमने उस टेरिटरी को जीत भी लिया एम्परर को हराकर, लेकिन उस टेरिटरी में जब जनता ही नहीं होगी और जनता के पास कुछ खाने को ही नहीं होगा, तो हम रूल किस पे करेंगे? हम रेवेन्यू कहां से निकालेंगे? इनको समझ में आया वी नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। अगर इकोनॉमी बर्बादी की हवा चख रही है, तो कंपनी जो है वो कैसे सोच सकते हैं अपने रेवेन्यू इनकम के बारे में, वो भी रेगुलर फॉर्म में? बड़े सारे जो कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे, उनको ये फील होने लगा कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है लैंड की फॉर्म में, वो ना इंकरेज और ज्यादा होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इंप्रूव होना चाहिए, ताकि याद है प्रीवियस लेक्चर अपना शाइनी, आपका घर की बात हो रही थी कि मैक्सिमम रेवेन्यू कितना निकल सकता है उस घर से, तो मैक्सिमम लैंड से इनके पास कितना रेवेन्यू आ सकता है? ये तो चीज सिर्फ तभी हो सकती है ना कि जो खाली दूर दराज के इलाकों में, क्योंकि ये चैप्टर किसके बारे में? कंट्री साइड के बारे में, गांव के बारे में, दूर दराज के रूरल एरियाज के बारे में। तो वहां पर इनको ये लगा जब अगर हम लोग ये खेती बाड़ी पे ज्यादा वगैरह फोकस नहीं करेंगे, तो ये लैंड तो बेकार हो गया। और एक कंपनी के ऑफिशियल्स ने लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, मतलब किराए पर ले रखे थे, ठेके पर ले रखे थे, कुछ ने खुद खुद खरीदे हुए थे पूरे के पूरे। कि जैसे ही बात बताओ, फॉर एग्जांपल लोग प्रॉपर्टी खरीद के क्यों डालते हैं? अगर आपके पास एक घर है क्या कहते हैं मयूर, तो आप दूसरा घर खरीद के क्यों डालोगे? ऑब्वियस सी बात है, इन द एक्सपेक्टेशन कि चलो भले ही यार 2 करोड़ का मैंने घर बनवाया है, लेकिन इस फ्लोर के सारे अगर सारे फ्लोर को और इन फ्लोरों पे जितने कमरे उनको जोड़ दिया जाए, भले ही आपने पीजी बना दिया या कल को कोई उधर जिम बना दिया है, कुछ भी खुलवा दिया है, आपको पता है कॉन्टिन्यू सोर्स ऑफ इनकम आती रहेगी। कल को किराए पे अगर ये नहीं है तो कोई और होगा। इतनी इनकम नहीं होगी तो इतनी होगी, लेकिन आएगी जरूर और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आएगी। वो रिकवरी भी हो जाएगी 2 करोड़ की, और जिंदगी भर मेरी पुश्ते बैठकर प्रॉपर्टी की कीमत तो बढ़ती रहती, तो किराया भी उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। दिस इज द कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम। इसलिए लोगों के पास जब भी बल्कों में पैसा होता है ना, तो वो प्रॉपर्टी की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो इनको ये लगा, कंपनी के ऑफिशियल्स जो भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि ये चीज़ ना इंकरेज होनी चाहिए और एग्रीकल्चर को इंप्रूव करा जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये था, ये चीज़ होगी कैसे? बर्बादी तो पहले मचा दी है, अब बर्बादी की भरपाई कैसे हो? तो लगभग इस क्वेश्चन पर डिबेट चलते चलते 20 साल हो गए थे कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इस एरिया पे ज़्यादा ध्यान देंगे, वैसा देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फाइनली 1793 के साल में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जिसको बोला गया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि उस लोकल एरिया के जो भी राजा या जो भी ताल्लुकदार है ना, उनको रिकॉग्नाइज करा गया इन कंपनियों ने जमींदार। तो यानी कि अगर आपसे कभी भी किसी स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आया अर्पित कि जमींदार जो टर्म है क्या ओरिजिनली हमारे देश में यूज होता था या फिर किसी ने दिया है इनको, और दिया है तो कौन से सिस्टम से दिया है? जमींदार वर्ड कहां से आया, क्या बोलोगे अर्पित, शाइनी, मयूर? परमानेंट सेटलमेंट से आया। और ये जमींदार कुछ नहीं थे, ये परमानेंट सेटलमेंट में जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिकॉग्नाइज करा इस राजास एंड ताल्लुकदार, ये थे वो जमींदार। कंपनी ने इनको बोला, क्या बोल रहे हो, पहले से प्रिविलेंट थे, लेकिन बस इनका क्या है कि आप देख रहे हो ना कि प्रॉपर एक औहदा बना दिया, एक पूरी प्रॉपर ड्यूटी बना दी काइंड ऑफ, कि तुम ही लोग बनोगे। अब तुम ही लोग बनोगे तो कुछ ड्यूटी भी दी गई। अब वो ड्यूटी क्या थी? देवर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट्स, तुम किसानों से रेंट कलेक्ट करोगे और तुम ना हमें रेवेन्यू पे करोगे, थोड़ा सा अपना खर्चा वगैरह निकाल कर तुम हमें रेवेन्यू दोगे। अमाउंट जो थी वो ना यहाँ पर इसको परमानेंट सेटलमेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर परमानेंट दिख रही है तो वो फिक्स होगी नेचर में, इतनी आनी ही आनी चाहिए। जैसे आपके पास अगर प्रॉपर्टी है इतनी बेस में, तो वो आपकी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो गई ना। कल को वहां पर आपका किसी एक इंसान का जिम बंद हो गया तो आपका क्या गया उसमें? आपको ही
क्या कहते हैं, कुछ खाने पीने की दुकान खुलवा दो, किराएदारों को चढ़ा दो, कोचिंग सेंटर खोल लो, जिम्स, एरोबिक्स, जुम्बा क्लासेस की एक वो खोल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो भी अगर आपका इसको किराए पर लेगा तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम तो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये बोला गया इनको डैट द अमाउंट जो तुम्हें हमें पे करना है वो फिक्स होना चाहिए परमानेंटली। अब अगर ये चीज फिक्स होनी चाहिए, शाइनी एक बात बताओ जरा, तो जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इतना रेवेन्यू हमारे पास 1 तारीख को पहुंच जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो एक बात बताओ, जो उस एरिया में, चलो राजास और तालुकदार को तो जमींदार बना दे, क्या जमींदार शाइनी निचोड़ के नहीं खा जाएंगे पीजेंट्स और आर्टिजन्स को और ज्यादा? उनसे रेवेन्यू मिलेगा तब तो जाकर कंपनी तक पहुंचाएंगे, है कि नहीं ऐसा? लेकिन कंपनी ने एक चीज क्लियर कर दी, उन्होंने ये दिलासा दे दिया, ये जो रेवेन्यू तुम हमारे पास पहुंचाओगे ना, ये ऐसा नहीं है कि हर 6 महीने में या फिर महंगाई भत्ता के हिसाब से हर परमानेंट, हर कुछ एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में इंक्रीज होता रहेगा, नहीं। जितना रेवेन्यू हमारे बीच में डिसाइड हुआ है ना, उसको हम नियर फ्यूचर के अंदर ना इंक्रीज नहीं करने वाले कभी भी। इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर। और ये माना गया, इट वॉज फेल्ट दैट ये इंश्योर करेगा कि एक रेगुलर फ्लो हो रेवेन्यू का, कंपनी की जो भी तिजोरियां हैं उन सब में भरता रहे माल इनका, मतलब ये रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब जाती रहे, रेवेन्यू जाता रहे। और जमींदार को ये भी बोला गया, इंकरेज करा गया कि तुम्हारे पास जो रेवेन्यू बचता है तुम इन्वेस्ट करो उसको इन इम्प्रूविंग द लैंड। अब आप कहोगे ये वाली बात समझ में नहीं आई, मतलब इनको क्यों बोला गया? इनको इसलिए बोला गया, इनको ना रास्ते दिखा दिए गए कि तुम ना इतना इतना पैसा ना यहाँ पर इन्वेस्ट करो तो तुम्हारे पास भी पैसा बढ़ेगा, ठीक है? तो जितना तुम हमें देते हो उससे ज़्यादा बचने तुम्हारे पास लगेगा। कुल मिलाकर इन्होंने ज़मीन की अच्छी खासी तरीके से मार ली, लैंड को बर्बाद करने में बहुत ज़्यादा इन्होंने ज़मींदारों को उकसाया। सिंस जो रेवेन्यू डिमांड था तो स्टेट का, अब वो बढ़ाया नहीं जाना था। रेवेन्यू डिमांड जो स्टेट कर रही थी जमींदारों से, उन्होंने बोल दिया ना, इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, ये कभी बढ़ाया तो जाना था नहीं। जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, जो लैंड से जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी ना उससे वो बढ़ेगी, यानी कि जो इनको भड़काया गया ना उससे इनको बोला कि तुम आगे आगे बढ़ते रहोगे लाइफ में। तुम एक बार ये सोचो कि इससे अगर इतना रेवेन्यू निकल सकता है, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये, तो इसको 6 रुपये कैसे करा जा सकता है, 7 रुपये कैसे करा जा सकता है, 10 रुपये कैसे करा जा सकता है? सोचो, दिमाग लगाओ। शानी याद है ना, तुम्हारे घर से मिलने वाले रेवेन्यू को 0 रुपये से हमने कितने 90,000 समथिंग बना दिया था, है ना? करें ऐसे ही। किसी चीज में तो बंगालन साथ देते मेरा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, ही वॉज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब देख रहे हो चालाकी मयूर, इसका भी नाम यूज कर दिया ना, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो इनका पूरा नाम हमें पता होना चाहिए, बात ये है, क्योंकि यहाँ पर भी फिर कोई ना कोई अगर, अब भगवान जाने, फिर वो पेपर होने के बाद फिर वो इतिहास के पन्ने खुलकर आते हैं कि इसका भाई था, इसका ये था, जीजा था, साला था, जिनका सरनेम सेम थी, नाम अलग था, लेकिन इतनी बात आप सबको समझ में आई? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।